हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता है हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कर रहे हैं जो हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी हमें बताना है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का कैसा है। तो हमने इंपॉर्टेंस की थी पहले कि हमने क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करें, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो हमने स्टडी किया। अब हम बात कर रहे हैं कि फीचर्स क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की, क्या मेन फीचर्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर हमारा कैसा सा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फर्स्ट हमारी जो फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर की वो है लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि हम बात करें कि हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे फील्ड्स हैं, जो हमारे खेत हैं, वहाँ पर होने वाली उपज कैसी होती है, यानी कि इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है। तो हम सबसे पहले फीचर में बता रहे हैं लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि खुद से हम बता रहे हैं कि जो प्रोडक्टिविटी हमें पर हेक्टेयर ऑफ लैंड से निकल के आती है हमारी, वो कैसी है, वो आउटपुट हमारी कम है, लो है। कहते हैं प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि एक लैंड पे यानी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना आउटपुट निकल के आ रहा है वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। और वो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंडिया की एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी है। इसका मतलब यानी अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी को औरों की, जैसे कि एडवांस नेशन है, उनकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी जो आउटपुट निकल के आते हैं वो कम रह जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। अब अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी अगर हमारी होगी तो इट मीन्स हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो हमने यही स्टडी करना है। कहता है इट इज एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपेयर टू एडवांस नेशंस इन द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है, यानी कि एक होता है कि मतलब अगर मॉडरेटली लो हो तो काम चल जाए, यानी कि बीच का कम है, इतना चल सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली लो है इंडिया की। अगर हम कंपेयर करके देखें जो एडवांस नेशंस हैं हमारे वर्ल्ड के, उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कम है हमारी प्रोडक्टिविटी। कहते हैं अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो ये साइन है बैकवर्डनेस का। सिंस एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर इम्प्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। कहते हैं प्रोडक्टिविटी लो होना, अगर प्रोडक्टिविटी लो है तो इट मीन्स बैकवर्ड है हम। बैकवर्डनेस को शो करता है जितने ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो क्या जनरेट करेगा, फिर वो डिमांड करेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर की। बैकवर्डनेस जो है हमारे एग्रीकल्चर का वो क्या इम्प्लाई कर रहा है कि हमारी इंडस्ट्री है उनकी भी ग्रोथ जो है वो स्लोली हो रही है। जैसा कि हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिमांड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स की, कैपिटल गुड्स की, जैसे कि ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर्स है, मशीन्स है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स की। अगर इट मीन्स वो हमारा बैकवर्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर तो इट मीन्स इंडस्ट्री गुड्स की, इंडस्ट्रियल गुड्स की, कैपिटल गुड्स की कम डिमांड करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर वो कम डिमांड करेगा तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हमारी स्लोली होगी। तो फर्स्ट फीचर क्लियर है ना, लो प्रोडक्टिविटी है हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर की। लो प्रोडक्टिविटी की वजह से हम बैकवर्ड हैं, और अगर हम बैकवर्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड नहीं कर पा रहा, जनरेट नहीं कर पा रहा इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड, और अगर नहीं कर पा रहा तो इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो भी स्लोली हो रही है। तो पहली फीचर क्लियर हुई, लो प्रोडक्टिविटी। सेकेंड फीचर हमारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप सबको पता होगा, चलो जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो हमें रूरल एरिया यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली क्या, एक जॉइंट फैमिली को ले लो तुम, जॉइंट फैमिली है, उसके अंदर 10 मेंबर हैं। अब 10 मेंबर है तो लगा लो कि 4 बाई चांस छोटे बच्चे होंगे, लेकिन 6 जो है वो सारे बड़े बच्चे हैं, मतलब कि बड़े हैं, सारे यंग पर्सन है, वो सारे क्या है, यानी कि चाहे उसके अंदर मेल है या फीमेल है, सारे काम करने वाले हैं, यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन के अंडर आते हैं। वो 6 के 6 पर्सन क्या करते हैं, उनके जो ज़मीन आती है वो लगा लो कि तुम्हारी कितने आती है, यानी कि जैसा ये लगा लो, यानी आती होगी कितने एकर्स, 1 2 3 एकर्स, ठीक है, ऐसे बाई चांस आते हैं। यानी कि अगर मैं वैसे बोलूँ तुम्हें तो 3 किले आते हैं, ठीक है। अगर वो 3 किले बाय चांस आते हैं और वो 6 लोग उसके ऊपर लगे हुए हैं, अगर बाय चांस वहाँ पे 6 की बजाय 3 लोग भी लगे हुए होते ना उन्हीं सेम 3 किलो पे, ठीक है, और 3 के भी क्या 2 लगा लो, ठीक है,
तो क्या होता, आउटपुट जो निकल के आनी होती है उसमें से वो वही निकलती, ठीक है। लेकिन लगे हुए क्या है, सारे के सारे उसी के ऊपर बैठे हुए, 6 के 6 आदमी है वो सारे उसी के ऊपर टिके हुए हैं कि जो भी निकल के आएगा इनसे वो हम बस उसी से हमारा काम होने वाला, उसी से काम चलने वाला, उसके अलावा हम अपने घर से बाहर कदम रख के और कुछ नहीं करने वाले, बस एग्रीकल्चर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, जहाँ पे वो काम 3 आदमियों से भी हो सकता है उन 2 किलो को संभालने का काम, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो जो हमारी हेक्टेयर लैंड है, जितने भी एकर्स है, मतलब कि 2 एकर्स लैंड है, वो सारी लैंड के ऊपर 6 के 6 आदमी टिके हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जहाँ पे 6 लगे हुए हैं वहां पे अगर 3 लगते तो काम चल जाता। इट मीन्स जो 3 है वो एक्स्ट्रा वहां पे बैठे हुए हैं, वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा है जैसे 6 के 6 वहां पे काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स वो ऐसी बेरोजगारी है, कैसी है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन ऑफ हिडन एम्प्लॉयमेंट, ऐसी सिचुएशन जब छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं, इट ऑकर्स व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। कहते हैं ऐसी सिचुएशन होती है जब जितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इस पीस ऑफ लैंड पे लगे हुए हो, उससे कहीं ज्यादा एक्चुअल में वहां पे काम कर रहे होते हैं। सो अपेरेंटली ऑल आर एम्प्लॉयड, और अगर दूर से देखें तो क्या लगता है कि हाँ जी सभी एम्प्लॉयड है, बट इन रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो कई सारे अनएम्प्लॉयड होते हैं वहां पर। इवन व्हेन सम आर विथड्रॉन टोटल आउटपुट विल नॉट फॉल। कहते हैं अगर उसमें से कुछ लोगों को निकाल भी लिया जाए तो जो टोटल आउटपुट निकल के आने वाली है वो नहीं कम होगी। Disguised unemployment is a distinct characteristics of the Indian agriculture, thus reflect backwardness and poverty। और ये इंडियन एग्रीकल्चर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये अलग से दिखाई दे रही है कि इसकी वजह से, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बैकवर्डनेस और पॉवर्टी आती जा रही है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ बात। देखो अगर मतलब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी मतलब कि बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होती एग्रीकल्चर सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं। और ये आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बार बार आता है, कहीं कहीं पर भी इंडियन इकोनॉमिक्स में बहुत बार जिक्र होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे फीचर है वो है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब हमारी जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है। अब भाई जाहिर सी बात है कि अभी हमारी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं रूरल एरिया के अंदर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अभी वो सारी डेवलप नहीं हुई है। जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उन वो इतने अच्छे तरीके से अभी डेवलप नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है, लोग किसके ऊपर डिपेंड होंगे, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होंगे। अब भाई जो वो क्रॉप लगा रहे हैं उसके लिए उन्हें पानी तो चाहिए होगा ना। अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, रेनफॉल के ऊपर। तो यही बता रहा है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन इज हाईली अनसर्टेन। कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो हो रहा है इंडिया के अंदर वो सबसे मतलब कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रेनफॉल के ऊपर। जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो हाईली अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होने वाला है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जैसे फ्यूचर इज अनसर्टेन है, वैसे ही क्रॉप प्रोडक्शन भी अनसर्टेन है। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। कहता है अगर अच्छी रेनफॉल का मतलब है कि अच्छी क्रॉप, और अगर बुरी रेनफॉल हुई तो इट मीन्स बैड क्रॉप। Volatile farm outputs leads to volatile farm incomes. Consequently, growth process fails to be stable. तो इसी कारण हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो फेल हो गया स्टेबल रहने में, क्योंकि सब कुछ अनसर्टेन है। तो हमें नहीं पता बारिश होगी या नहीं होगी, तो हम कैसे कह दें कि जो फसल है वो अच्छी होगी या बुरी होगी। अगर अच्छी बारिश हुई तो हमारी फसल भी अच्छी होगी, अगर बुरी बारिश हुई तो हमारी फसल भी बुरी होगी, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसल भी नहीं होगी। ओके, ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फोर्थ हमारे फीचर आते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। जैसा कि आपको पता है जीविका के लिए की जाने वाली फार्मिंग, यानी एक कमर्शियल फार्मिंग होती है और दूसरी होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है इसका ये मतलब होता है कि जो हमारी केवल बेसिक नीड्स कंप्लीट कर दे, यानी जो हमें जीने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन चीज़ों की अगर वो कंप्लीट हो जाती हैं हमारी उस फार्मिंग से, जो आउटपुट निकल के आते हैं, जिसको हम केवल इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हम खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कि हम बस उसके लिए यूज़ हो जाएं, जो हमारी बेसिक नीड्स है उससे कंप्लीट हो जाएं, दैट्स इट। अब हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं बची जिसको हम मार्केट में भी सेल करके, यानी प्रॉफिट्स के लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे। यहाँ पे बस अपने पेट भरने के लिए जो काम किया जा रहा है, जो फार्मिंग की जा रही है केवल एक फैमिली का गुजारा करने के लिए, वो भी गुजारा ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ उससे हो रहा है, केवल बेसिक नीड्स कंप्लीट हो रही हैं। तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है, सबसिस्टेंस फार्मिंग है।
Farming in India is subsistence oriented. It means the primary objective of the farmer is to secure subsistence for his family. It is not to earn profits. यानी कि जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो ये नहीं सोचते कि मार्केट्स में जाके हम अपने जो भी आउटपुट निकल के आता है उसको बेच के बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले, ये करे वो करे। बस उनकी लिमिट, जो उनकी डिमांड्स होती हैं, जो उनकी वांट्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं कि बस हमें इतना मिल जाए कि ताकि जो हमारी फैमिली है उसको अच्छे तरीके से मिल जाए खाने के लिए, बस दैट्स इट। कहते हैं इट इम्प्लाइज दैट फार्मिंग इन इंडिया इज नॉट मच कमर्शियल इन नेचर। तो ये बात जाहिर से साफ हो रही है कि इंडिया की जो फार्मिंग है वो कमर्शियल इन नेचर नहीं है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फेल्स टू जनरेट सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। और अगर ऐसे एग्रीकल्चर है हमारे जिससे बस जीविका चलानी है हमने, तो इसका मतलब हम इन्वेस्ट नहीं करने वाले। इट लीड्स टू स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। तो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा स्टैग्नेंट होता चला जाता है, ऐसा का ऐसा रह जाता है जैसा हमारा है। यानी कि हम उसे डेवलप करने की नहीं सोचते। डेवलप करने की हम तब सोचते हैं जब हमें ये होता है कि हमें अपनी इस एग्रीकल्चर से ही बेनिफिट लेना है, यानी कि मार्केट में जा जाके इसको ही बेचना है। ठीक है, मार्केट में जाके बेचना, तो इट मीन्स हम अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करने की सोचेंगे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो है हमारे एग्रीकल्चर, वो हम मतलब फार्मिंग जो हम कर रहे हैं वो केवल हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग करें, मार्केट के लिए फार्मिंग कर ही नहीं रहे हैं। बस अगर हमारा पेट पूजा अच्छे से हो रही है, यानी कि अगर एक फार्मर है उसके अगर फैमिली को खाना टाइम पे मिल रहा है, जो उसकी बेसिक नीड्स है अगर वो कंप्लीट हो रही है, तो फिर उसको और फालतू उसे नहीं चाहिए, बस उसे इतना ही चाहिए, इतना उसे मिल गया। तो अब उसे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी बाकी जो बची हमारे फीचर्स अभी रह गई इंडियन ये एग्रीकल्चर की, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये चारों फीचर्स क्लियर हो गई होंगी और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार है और बड़ी अच्छी है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।